नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आखिरी दिन आज शाम राष्ट्र को करेंगे संबोधित। विदाई भाषण में अध्यादेशों की बढ़ती तादाद और अवरोध पर जताई चिंता। मायावती का दलित अधिकारों के लिए संघर्ष का ऐलान। 18 सितंबर से करेंगी देशव्यापी आंदोलन। सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 7,000 से ज्यादा लोग। दमन में सेल्फी के चक्कर में 3 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 2016 में दुनिया में तीसरे नंबर पर आतंकी हमले। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट। इराक और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी हमले। और एचएस प्रणय ने जीता यूएस ओपन बैडमिंटन का खिताब। फाइनल में हमवतन खिलाड़ी पी कश्यप को दी मात। महिला विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में हारा भारत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर वो आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संबोधन ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में संबोधित करेंगे। ये संबोधन दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में बढ़ते अवरोध पर चिंता जताई है। संसद के केंद्रीय कक्ष में रविवार को विदाई भाषण के दौरान उन्होंने अध्यादेशों के मामले में भी केंद्र सरकार को नसीहत दी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी शिरकत की। जो लगातार प्रणब मुखर्जी के साथ दिखते रहे। संसद के केंद्रीय कक्ष में रविवार की शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने संसद में अवरोध का जिक्र किया और कहा कि बिना चर्चा के कानून पारित होना जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को वित्तीय मामलों से जुड़े अध्यादेश सिर्फ आपात स्थिति में ही लाने चाहिए। I am firm in the opinion that the ordinance route should be used only in compelling circumstances and there should be no recourse to ordinance on monetary matters. Ordinance routes should not be taken on matters which are being considered or have been introduced in the House or a committee of the House. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने प्रणब मुखर्जी के लंबे संसदीय जीवन से लेकर उनके राष्ट्रपति के तौर पर बिताए गए 5 सालों को याद किया। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत हुई वहां प्रणबदा ने हमेशा साफ लहजे में अपनी बात रखी। President Mukherjee spoke about the constitutional design by which there cannot be 2 functional executive authorities in a state and the governor's role therefore is mainly confined to giving advice to chief ministers. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी को प्रणब मुखर्जी के लंबे राजनीतिक जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। Your extraordinary contribution also extends to democratizing the Rashtrapati Bhavan through multiple programs, innovative initiatives, and opening its gates to welcome common man from across the country. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के अलावा प्रधानमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, दोनों सदन के सांसद, कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राष्ट्रपति ने अपने 37 साल के संसदीय जीवन काल को याद करते हुए कहा कि उन्हें इस दौरान सभी का सहयोग मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परामर्श और सहयोग की भी तारीफ की। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को दलित अधिकारों के लिए नए सिरे से लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। मायावती ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा करके लोगों को राज्यसभा से अपना इस्तीफा देने की वजह बताएंगी। साथ ही वो 18 सितंबर 2017 से 18 जून 2018 के बीच केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेंगे।
बीएसपी प्रमुख मायावती राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद पार्टी संगठन को दुरुस्त करने में लग गई हैं। रविवार को मायावती ने दिल्ली में पार्टी के नेताओं और कोऑर्डिनेटरों की बैठक बुलाई। बैठक में अत्याचार और हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मुद्दे पर दलितों को एकजुट करने पर बात हुई। मायावती ने बीजेपी राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ने और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जो दुखी पीड़ित लोग हैं पूरे देश में, इन लोगों को बड़े पैमाने पर संगठित करेगी ताकि आगे चलकर फिर बीजेपी व इनके एनडीए को सत्ता से बाहर करके फिर ये लोग इनके इस जातिवादी व तानाशाही वाले रवैये से मुक्ति पा सके। मायावती ने 18 जुलाई को दलित अत्याचार के मुद्दे पर न बोलने देने के आरोप लगाते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। अब वो हर महीने की 18 तारीख को देश भर में आंदोलन करेंगी। मायावती के मुताबिक वो 18 सितंबर को मेरठ में एक रैली करेंगी। इसके बाद वो हर महीने की 18 तारीख को मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं से बैठक करके बीजेपी के खिलाफ संगठन को मजबूत करेंगी। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हर महीने 18 तारीख को ही केवल एक स्थान पर 2 मंडलों को मिलाकर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें हर महीने 18 तारीख को मैं खुद पहुंचने वाली हूँ। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जातिवाद और संकीर्ण विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में दलित अत्याचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को मदद देने के लिए पाकिस्तानी सेना भारतीय इलाके में लगातार भारी गोलीबारी कर रही है। जुलाई महीने में नियंत्रण रेखा पर कई मर्तबा संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। सीमा पार से हो रही गोलीबारी में 11 लोग मारे गए हैं। इनमें सेना के 9 जवान भी शामिल हैं। 16 लोग फायरिंग के दौरान घायल हुए हैं। सीमा इलाकों में हजारों लोगों का ठिकाना बदला गया है। रविवार को दक्षिण कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर में सेना ने कल घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम कर दी। इस दौरान एक आतंकवादी मारा गया। आतंकी कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मारे गए आतंकी से हथियार और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आतंकी हमलों से प्रताड़ित देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर है। इससे पहले तीसरे पायदान पर पाकिस्तान का नाम था। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत में आतंकी हमलों में मरने वालों और घायलों पाकिस्तान से ज्यादा रही। अमेरिकी राज्य विभाग ने इस बारे में आंकड़े जुटाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 2016 में दुनिया भर में 11,000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए। इनमें 927 हमलों में भारत को निशाना बनाया गया, जो कुल आंकड़ों का करीब 16% है। 2015 में भारत में आतंकी हमलों की ये संख्या 798 थी। मौत के मामलों में आतंकी हमलों में 17% ज्यादा लोग मारे गए। आतंकवाद से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली संस्था NCSTRT के मुताबिक आतंकी हमलों के मामले में इराक और अफगानिस्तान शीर्ष देश हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में नक्सलवाद और ISI और तालिबान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे घातक आतंकी संगठन भी बताया गया है। नगा पीपल्स फ्रंट ने नागालैंड के नए मुख्यमंत्री TR ज़िलियांग के विधानसभा में शक्ति परीक्षण जीतने और सरकार बनाने के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। पार्टी अदालत से NPF के उन 36 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग करेगी जिन्होंने विश्वास मत के दौरान TR ज़िलियांग का साथ दिया था। नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिरोजले लिजेत्सु ने बताया कि इस मामले में आज गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच के समक्ष याचिका दायर की जाएगी। अंदरूनी कलह से जूझ रहे नगा पीपल्स फ्रंट ने इससे पहले शनिवार को 19 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि 10 विधायकों को पार्टी से निलंबित किया गया है। इन सभी पर पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। दरअसल लिजेत्सु विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए सदन में ही नहीं पहुंचे थे। इसके बाद 15 जुलाई को ज़िलियांग ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया था। उनके पक्ष में 59 में से 47 विधायकों ने वोट दिया था। राज्यपाल PB आचार्य की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री लिजेत्सु को पद से बर्खास्त किए जाने के बाद ज़िलियांग को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी।
गुजरात में शंकर सिंह वाघेला ने कल गुजरात विधानसभा के नेता विपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। अपने इस्तीफे में वाघेला ने कहा कि अब तक उनके खिलाफ सोच समझकर साजिश होती रही थी। शंकर सिंह वाघेला ने 21 जुलाई को अपने जन्मदिन के रोज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। पिछले कुछ महीनों से वाघेला की कांग्रेस नेतृत्व से खींचतान चल रही है। शंकर सिंह वाघेला करीब 2 दशक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो यूपीए सरकार में कपड़ा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। वाघेला ऐसे वक्त पार्टी छोड़ रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत बांग्लादेश को जलमार्गों से जोड़ने के लिए एक संधि की गई है। इन जलमार्गों से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रियों और सामान की आवाजाही हो सकेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इसके लिए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और असम में ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये सेवा इस साल के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने आज से किसानों के मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी राज्य और जिला स्तर पर जेल भरो आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये जानकारी दी है। पार्टी ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए ये आंदोलन चलाने की बात कही। केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजादी की वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. देखो सैया बेईमान है जी मनुष्य जन्म को पाए के फिरा चौरास फेर मन से आके बोलो हम देहाती मनई नहीं। पूरी बदन ऐसे कांपता था। वो जो थिएटर की जो पहली एंट्री होती थी। कुछ चीजें हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जबरदस्त पैशन होना बहुत जरूरी है। अम्मा, मैं कैमरामैन बनना चाहता हूँ। तो मेरी दादी को ना बड़ा झटका लगा। उन्होंने बोला बताओ ऐसे दिन आ गए कि हमारे बच्चे अब शादी शूट करेंगे। पीयूष भाई के जैसा एक्टर होने में मुझे बहुत प्राउड महसूस होगा, पर उस लीग का एक्टर बड़ा डेंजरस कोट है, मैं उससे बचना चाहूँगा। फैशन में है कोई चीज़ या सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करूँ, ऐसा मैं नहीं समझती और ऐसा मैं मानती नहीं, इसलिए करती नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं तो हमेशा से आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैं इस इंतज़ार में था कि शो पे आऊँ, आपसे मुलाकात हो। नए मेहमान, नए बयान, देखिए सीजन 7 एक नई धज के साथ गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आयकर विभाग ने पिछले 3 साल के दौरान छापे, जब्ती और सर्वे के दौरान करीब 72,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से इस साल 10 जनवरी तक 5,400 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आमदनी का खुलासा हुआ है। इस दौरान 300 किलो से ज्यादा सोना भी जब्त किया गया है। हलफनामे में 1 अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2017 तक की जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आयकर विभाग ने 3 साल में 2027 समूहों की तलाशी ली है। इस दौरान 36,000 करोड़ रुपए की, इससे ज़्यादा की
अघोषित रकम विभाग के हाथ लगी है। इसके अलावा 2,890 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति भी जब्त की गई है। इस अवधि में आयकर विभाग ने 15,000 से ज्यादा सर्वे किए, जिनमें 33,000 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला। 400 से ज्यादा मामले प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को सौंपे गए हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर बेंगलुरु में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। रविवार को सम्मेलन के आखिरी दिन बेंगलुरु घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में नई शुरुआत के वादे के साथ ठोस नीति को रेखांकित करने की भी बात कही गई। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस शासित सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल बेंगलुरु घोषणा पत्र जारी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कर्नाटक में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। घोषणा पत्र में 40 मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। इसमें मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और कानून को सर्वोच्च बनाने पर जोर दिया गया है। First for all of us, hopefully we will convert this into the World Equity Forum in the coming years. Friends, we have a long way over the last 70 years. If India is to continue to rise to over great heights in the next 70 years, we must further the promise of the nation through creative policies and constructive politics. घोषणा पत्र में SC, ST और मौकों से वंचित समुदाय को नौकरियां और पदोन्नति में आरक्षण देने की बात भी कही गई है। The needs and aspirations of all Indians with particular focus on SCs, STs, OBCs, minorities and women. We hope it will be a starting point for an alliance of equity of all progressive forces committed to safeguarding the idea of India. Allow me to read the recommendations we have all proposed. The first section is called Safeguarding the People. कांग्रेस को उम्मीद है कि इस कवायद से पार्टी पिछड़े वर्गों में अपना खोया हुआ जनाधार दोबारा हासिल करने में कामयाब होगी। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों ने आज से घोषित हड़ताल और मेट्रो का परिचालन ठप करने की घोषणा वापस ले ली है। रविवार को डीएमआरसी की तरफ से इस बारे में बयान जारी किया गया। डीएमआरसी ने बताया कि सोमवार यानी आज दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का परिचालन सामान्य दिनों की तरह होगा। स्टाफ काउंसिल की तरफ से हड़ताल का ऐलान किए जाने के बाद शनिवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए। प्रशासन और मेट्रो कर्मचारियों के बीच कई घंटों तक लंबी बैठकों का दौर भी चला। डीएमआरसी के मुताबिक कर्मचारियों की मांगों का हल निकाल लिया गया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी 3 साथियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई वापस लेने और तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 21 जुलाई से विरोध कर रहे थे। मेट्रो की हड़ताल टलने से लोगों को भी राहत मिली है। दिल्ली मेट्रो में 27 लाख से ज्यादा मुसाफिर रोजाना सफर करते हैं। बात मौसम की। भारी बारिश से देश के कई राज्यों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गुजरात में भारी बारिश की वजह से 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम बंगाल में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए गुजरात में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल में कल भी तेज बारिश हुई। राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में कुछ नदियां उफान पर हैं। उधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के कारण पूरे झारखंड में कल भारी बारिश हुई। घाटशिला जिले के कापागोरा नदी का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ा है। ओडिशा के 6 जिलों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। पनामा मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कबूल किया कि उन्होंने यूएई में कंपनी में काम करने के लिए परमिट हासिल किया था। हालांकि उन्होंने इस बात को छिपाने के आरोप से इनकार कर दिया। अदालत में सौंपे गए लिखे जवाब में उन्होंने कहा कि कैपिटल FZE के साथ रोजगार और इसके लिए काम करने का परमिट हासिल करने की बात 2013 के आम चुनाव के पाकिस्तान चुनाव आयोग के समक्ष सौंपे गए नामांकन पत्र में शामिल की गई थी। नवाज शरीफ और उनके परिवार की विदेश में संपत्तियों के मामले की जांच के लिए सर्वोच्च अदालत ने मई में GIT का गठन किया था।
और बात खेलों की। यूएस ओपन बैडमिंटन के खिताबी मुकाबले में भारत के एच एस प्रणॉय ने पुरुष एकल वर्ग में जीत दर्ज की है। उनका मुकाबला भारत के खिलाड़ी और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पुरुपल्ली कश्यप से था। कल रात कैलिफोर्निया में खेले गए मुकाबलों में प्रणॉय ने 21-15, 20-22 और 21-12 से हराया। ये दूसरा मौका था जब किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के फाइनल में दो भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में प्रणॉय ने वियतनाम के टिएन मिन एनगुएन को सीधे मुकाबलों में 21-14, 21-19 से शिकस्त दी थी। भारत आईसीसी महिला विश्व कप 2017 का खिताब जीतने से चूक गया है। खिताबी भिड़ंत में कल इंग्लैंड ने भारत को 9 रन से हरा दिया। भारतीय टीम जीत के लिए जरूरी 229 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 48.4 ओवरों में 219 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज आन्या शब्सोल ने इस मैच का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया। उन्होंने मैच में 6 विकेट हासिल किए। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में मिताली राज की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। लंदन के लॉर्ड्स मैदान में वर्ल्ड कप जीतने का भारतीय महिला टीम का सपना टूट गया। पूरे मैच में हावी रहने के बाद आखिरी 10 ओवर में भारतीय टीम इतिहास रचते रचते रह गई। 41वें ओवर में 3 विकेट पर 191 रन के साथ भारत जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी के 7 ओवरों में मैच का रुख पलटा और भारत 9 रन से मैच और वर्ल्ड कप गंवा बैठा। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नैताली स्काइवर के 51 रन और सारा टेलर के 45 रन की मदद से 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 228 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 48.4 ओवरों में 219 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से पूनम राउत ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर उसे सभी की तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि हमें उन पर गर्व है। बीसीसीआई पहले ही सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। मैंने उनको अपनी शुभकामनाएं दी हैं और मैं समझता हूं कि महिलाएं भी जो पुरुष क्रिकेट है उसकी तरह नाम रोशन करेगी एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल एंड आई congratulate them and my best wishes are with the team. You can call it a bad day for BCCI, for our women team, but throughout tournament they have performed very well. Match to match their performance has improved and really I congratulate them for their performance throughout the tournament. ये दूसरी बार है जब भारत की टीम वर्ल्ड कप फाइनल में हारी है। इससे पहले 2005 में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार मिताली राज की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराकर फाइनल में पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व चेयरमैन UR राव का निधन हो गया है। 85 साल के उडुपी रामचंद्र राव ने आज सुबह बेंगलुरु स्थित आवास पर आखिरी सांस ली। प्रोफेसर राव ने MGK मेनन, सतीश धवन और विक्रम साराभाई जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था। उन्होंने 10 साल तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के तौर पर अपनी सेवाएं दी। प्रोफेसर राव ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट समेत 20 से ज्यादा उपग्रहों की डिजाइनिंग, निर्माण और प्रक्षेपण उनकी देखरेख में हुए। रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास को गति देने में भी उनका सराहनीय योगदान रहा है। वो पहले भारतीय थे जिन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की ओर से हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड और कई नेशनल अवार्ड जीते। UR राव को पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UR राव के निधन पर दुख जताते हुए इसे देश की क्षति बताया है। और अब सिनेमा जगत की खास हस्ती की बात करते हैं। बॉलीवुड में जब भी देश प्रेम की बात की जाती है तो अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार को जरूर याद किया जाता है। देशभक्ति की फिल्मों ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। आइए मनोज कुमार को याद करते हैं उनके जन्मदिन पर। मेरे देश की धरती
फिल्मों में देशभक्ति की बात हो और मनोज कुमार का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। निर्देशक लेखराज भाकरी की 1955 में बनी फिल्म फैशन से मनोज कुमार ने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1967 में बनी देशभक्ति की फिल्म उपकार से। मनोज कुमार ने देशभक्ति की खुशबू में डूबी पूरब और पश्चिम, शोर और क्रांति जैसी कई हिट फिल्में दी। फिल्म शहीद में उन्होंने शहीद भगत सिंह की भूमिका निभाई और इस क्रांतिकारी वीर को एक बार फिर जीवंत कर दिया। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश की रिलीज को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में की जा चुकी है। स्वतंत्रता सेनानी प्रेम सहगल और लक्ष्मी सहगल की बेटी सुभाषनी अली से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने खास बात की। राग देश फिल्म 28 जुलाई को रिलीज हो रही है। प्रख्यात वामपंथी नेता और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से जुड़ी सुभाषनी अली ने राग देश देखा और आइए उनसे पूछते हैं कि राग देश उनको कैसा लगा। मैडम, कैसा लगा आपको राग देश? देखिए, मैं तो बहुत घबरा रही थी क्योंकि उस फिल्म में मेरे परिवार के एक या दो नहीं, पूरे 3 लोगों को चित्रित किया गया है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मुझे अच्छी ना लगे या जिन लोगों ने अभिनय किया है उनमें कुछ कमियां दिखाई दें, लेकिन वास्तव में मुझे पूरी फिल्म बहुत अच्छी लगी। जो हमारे इस फिल्म के निर्देशक ने इसकी स्क्रिप्टिंग की है, उन्होंने इतिहास के प्रति बहुत वफादारी निभाई है। जो भी उन्होंने इस फिल्म में दिखाया वो सब सच है। तो आपने देखा, अपने पिताजी प्रेम सहगल का अभिनय आपने देखा, तो कैसा लगा आपको उनका अभिनय? उनकी वास्तविक ज़िंदगी भी आपने देखी? उनमें मेरे पिताजी की झलक ज़रूर दिखाई देती है और चूंकि वो डायलॉग्स और वो सारी स्क्रिप्टिंग इतने अच्छे तरीके से की गई है कि हम ही नहीं, मैं समझती हूँ मेरे परिवार के तमाम लोग देखेंगे तो उनको निश्चित रूप से प्रेम सहगल उसमें दिखाई देंगे। तो नेताजी के बारे में जो फिल्म में चित्रित किया गया है उससे आप कितनी संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा है। और उन्होंने जो बहादुर शाह जफ़र की मज़ार पर जा कर के कसम खाई कि हम लोग देश को आज़ाद करेंगे और आपको ले जाएंगे वापस हिंदुस्तान, जो आपका मुकाम है वो आपको देंगे, वो भी बिल्कुल सही बात है। बाकी हर चीज़ और जो ट्रायल है, ट्रायल तो जो दस्तावेज़ है उसके ऊपर ही पूरा आधारित है। 2-2.5 घंटे की ये फिल्म है। इसके बाद क्या लगता है कि इतिहास की जो रिक्तियाँ थी या फिल्म पूरी करने में सफल होगी या इसके अलावा और भी कुछ करने की ज़रूरत है नेताजी के बारे में? इतिहास का जो विकास है, इतिहास जिस तरह से आगे बढ़ता है उसको ठीक से नहीं दिखाया जाएगा और इतिहास का इस्तेमाल लोगों को विभाजित करने के लिए किया जाएगा, तो उस कोशिश के खिलाफ तो हर तरह से हम लोगों को लड़ना चाहिए। ये फिल्म भी एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा भी करने की ज़रूरत है। तो सुभाषनी अली का यह कहना है कि नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के इतिहास के साथ तो न्याय किया गया है, लेकिन सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि उस इतिहास का दुरुपयोग न हो। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और अब आखिर में हेडलाइंस। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आखिरी दिन, आज शाम राष्ट्र को करेंगे संबोधित। विदाई भाषण में अध्यादेशों की बढ़ती तादाद और अवरोध पर जताई चिंता। मायावती का दलित अधिकारों के लिए संघर्ष का ऐलान, 18 सितंबर से करेंगे देशव्यापी आंदोलन। सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 7,000 से ज्यादा लोग। दमन में सेल्फी के चक्कर में 3 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 2016 में दुनिया में तीसरे नंबर पर आतंकी हमले, अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट। इराक और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी हमले। और एचएस प्रणॉय ने जीता यूएस ओपन बैडमिंटन का खिताब, फाइनल में हमवतन खिलाड़ी पी कश्यप को दी मात। महिला विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में हारा भारत। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।